लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती, लेकिन कभी कभी शहर की भीड़भाड़ के बीच एक खूबसूरत कहानी किसी जादू की तरह खिल उठती है। और भला कौन सोच सकता था कि इस बार का मुख्य पात्र एक बूढ़ा कबाड़ी वाला, एक पुरानी बोरी और पार्क में अपनी मां से बिछड़ा एक बच्चा होगा। अगर आपको लगता है कि जिंदगी खत्म तो कहानी खत्म, तो देखिए कि रामप्रसाद बाबू ने अपनी किस्मत का पासा कैसे पलटा। यह एक सादा कहानी है, लेकिन इंसानियत से इतनी लबालब है कि आपका दिल एक पलतरायल एक पले है के लिए ठहर जाएगा, और फिर अनजाने में ही आपके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान तैर जाएगी। उस शाम मुंबई का शिवाजी पार्क दिन ढलने की धूप में खामोश था। पुराने पेड़ों की घनी टहनियों से छनकर आती सुनहरी धूप पत्थरों वाले रास्ते पर चमक रही थी, जिससे पूरा माहौल किसी धुंधले सपने में डूबा हुआ लग रहा था। हवा के हल्के झोंके अपने साथ जंगली घास, गीले सीमेंट और जल्दबाजी में दौड़ते लोगों के पसीने की नमकीन महक लिए आ रहे थे। इस माहौल के बीच, जो सिर्फ फुर्सत के पल बिताने वालों के लिए बना लगता था, एक साया चुपचाप सार्वजनिक कूड़ेदान के पास कुछ बीनने में लगा हुआ था। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जिसके सफेद बाल उसके धूप से सांवले पड़े आधे चेहरे को लगभग ढके हुए थे। रामप्रसाद बाबू जैसा कि आसपास के लोग उन्हें आसानी से बुलाते थे, हर दिन खामोशी से यहां ऐसे आते थे मानो इस पार्क का एक अटूट हिस्सा हो। उनके कंधे पर टंगी पुरानी बोरी डिब्बों, प्लास्टिक की बोतलों और रद्दी कागजों से फूली हुई थी। हर कदम पर वह बोरी उनकी थकी हुई सांसों की लय के साथ ऊपर नीचे होती थी। रामप्रसाद बाबू न तो बोलते थे और न ही मुस्कुराते थे। लोग कहते थे कि वह गूंगे हैं, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता था। बस इतना पता था कि इतने सालों में उन्होंने कभी किसी से मुंह नहीं खोला था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से बहकर यहां आए थे। कुछ लोग कहते थे कि वह पहले एक कारीगर थे, तो कुछ कहते थे कि वह संगीत सिखाते थे, कुछ तो यह भी कानाफूसी करते थे कि उनका एक परिवार था जो किसी हादसे के बाद गायब हो गया। लेकिन मुंबई में लोग इतनी तेजी से जीते हैं कि किसी के पास एक कबाड़ी वाले बूढ़े के बारे में ज्यादा देर तक सोचने का सब्र नहीं होता। रामप्रसाद बाबू उदासीन नजरों के आदी थे। जब भी वह कूड़ेदान पर झुकते तो लोग उनसे बचकर निकल जाते थे। वह भगाए जाने और पीठ पीछे होती कानाफूसियों के भी आदी हो चुके थे। कितना गंदा है, पता नहीं कौन सी बीमारी होगी। अरे बाप रे, कैसे अजीब कपड़े पहने हैं, देखकर ही घिन आती है। ये बातें उनके कानों में पड़ती थीं, लेकिन वह बस सिर झुकाकर अपना काम करते रहते, मानो हवा का झोंका हो। 60 साल से ज्यादा की उम्र में, जब शरीर की हड्डियां सूख चुकी थीं और हाथों पर मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी थीं, उन्हें बस रात में किसी पेड़ के नीचे सोने की जगह और एक इतनी भारी बोरी की उम्मीद रहती थी कि अगले दिन बेचकर चावल खरीद सकें। उस शाम जब धूप शहद की तरह फैल रही थी, रामप्रसाद बाबू ने एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे खाली जगह ढूंढी और अपनी पुरानी मटमैली हो चुकी चादर पत्थर की बेंच पर बिछाई, बस इतनी कि उनके नंगे हड्डीदार पैर उस पर टिक सकें। पास में उनकी बोरी एक पुराने साथी की तरह रखी थी। उनके दुबले पतले हाथों ने पानी की एक पुरानी पिचकी हुई बोतल टटोली और उसे हिलाकर देखा कि शायद गले को तर करने के लिए कुछ बूंदें मिल जाएं, लेकिन बोतल खाली थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे कोई जिंदगी के सूखेपन का आदी हो चुका हो। ठीक उसी वक्त किसी की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पास से गुजरी और गड्ढे में पड़ने से एक गंदे पानी का छींटा उनके पूरे शरीर पर आ गया। उनकी फटी हुई शर्ट पर कुछ और भूरे धब्बे पड़ गए। उन्होंने न तो गाली दी और न ही चीखे, बस अपनी शर्ट के पल्ले से चेहरा पोंछा और चुपचाप बैठ गए, जैसे यह सब इतना ही स्वाभाविक हो जितना पतझड़ में पत्तों का गिरना। अचानक पत्थर वाले रास्ते के आखिर में कंपनी की यूनिफॉर्म पहने कुछ नौजवानों का एक झुंड
जो आपस में बातें कर रहा था। उनकी ओर देखने लगा एक दुबले, पतले, चालाक चेहरे वाले लड़के ने अपने दोस्त को कोहनी मारी और खिलखिलाकर हौसा, अबे उधर देख जीता। जागता पुतला लग रहा है ना? बाकी सब जोर से हौंस पड़े। उनकी हौंसी उस शांत शाम में ऐसी गूंज रही थी जैसे किसी दरार पड़े शीशे पर हथौड़ा मारा गया हो। रामप्रसाद बाबू ने सिर उठाकर उन नौजवानों को देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक इतनी गहरी खामोशी थी कि अगर कोई 3 सेकंड से ज्यादा देख ले तो घबरा जाए। वह नौजवान अचानक चुप हो गया और घबराहट में अपना फोन निकालकर गीच करने का नाटक करने लगा, जबकि उसके दोस्त भी एक एक करके बहाने बनाकर वहां से खिसक गए, जैसे किसी दोस्त भी दोस्त भाप और बॉस्ट में अनजाने कर्ज में फंसने से डर रहे हों। रामप्रसाद बाबू ने फिर सिर झुका लिया, एक छोटा सा इशारा जिसमें उस इंसान का धैर्य था जिसने इतना कुछ सहा हो कि अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। दुनिया बाहर अपनी धुरी पर घूम रही थी, इस्त्री किए हुए सूट करोड़ों के सौदे, हवाई यात्राएं, लेकिन रामप्रसाद बाबू की दुनिया सिर्फ पिचके हुए डिब्बों, पुरानी बोतलों और शाम को बैठकर गिरते पत्तों को गिनने तक ही सीमित थी। हवा फिर से बही, इमली के पीले पत्ते हवा में नाचते हुए उनकी पीठ पर, उनके सफेद बालों पर और उनकी टूटी हुई प्लास्टिक की चप्पलों पर गिरे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे हवा को अपने ऊपर जमी धूल उड़ा ले जाने दे रहे हों, मानो अपनी इस लंबी और खुशियों से खाली जिंदगी में किसी बहुत छोटे से चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हों। और ठीक उसी पल जब शाम की धूप फीकी पड़ने लगी थी, जब पार्क में बस कुछ ही लोग दौड़ रहे थे, एक अजीब सी आवाज ने अचानक उस खामोशी को चीर दिया। एक रोने की आवाज। यह किसी बच्चे के टॉफी के लिए जिद करने का रोना नहीं था, न ही यह कोई बनावटी सिसकी थी। यह एक टूटी हुई, कांपती हुई, हताश रोने की आवाज थी, जैसे उस थकी हुई शाम को चीर रही हो मां की आवाज हवा में गूंज रही थी। शहर की उन अनगिनत आवाजों के बीच जो कान सुन सुनकर थक चुके थे। रामप्रसाद बाबू चौंक कर उठ बैठे, उनकी धुंधली आंखें अचानक एक अजीब सी सतर्कता से चमक उठीं। इतने साल एक साये की तरह जीने के बाद यह पहली बार था कि किसी आवाज ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वह फुर्ती से उठे, अपनी बोरी को एक पेड़ के खोखले में ठूंसा, अपनी घिसी हुई चप्पलें पैरों में डालीं और उस रोने की आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह चिंता थी, जिज्ञासा थी, या उनके दिल में बचा हुआ कोई धुंधला सा एहसास था जो सालों से जंग खा रहा था। वह रोना छोटा था, पर इतना तेज था जैसे उन्हें उस खामोशी के खोल से बाहर खींच रहा हो जिसे उन्होंने दशकों से पहन रखा था। पत्तों से भरे उस रास्ते के आखिर में कुछ बहुत अलग उनका इंतजार कर रहा था। शिवाजी पार्क का वह पत्थर वाला रास्ता। रामप्रसाद बाबू के सामने एक सुनहरे पत्तों से ढकी रेशमी चादर की तरह बिछा था। मां की आवाज अभी भी कहीं से गूंज रही थी, शाम की हवा में धीमी पड़ती हुई, लेकिन इतनी काफी थी कि उनके हर कदम को भारी बना दे। एक बोगनवेलिया के पेड़ के पास से गुजरकर वह एक कृत्रिम झील के किनारे लगे, बेंच के नीचे रुक गए। लगभग 7 साल की एक बच्ची वहां दुबकी बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथों ने अपना पुराना गुलाबी रंग का स्कूल बैग कसकर पकड़ रखा था। उसकी फ्रॉक मैली और कीचड़ से सनी हुई थी। उसके नंगे पैर ठंड में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उसका चेहरा लाल था और आंखें बहुत रोने की वजह से सूज गई थीं। आंसुओं की लकीरें उसके धूल भरे गालों पर 2 धूसर प्रौक धारियां बना रही थीं। रामप्रसाद बाबू वहीं खड़े रहे, आगे नहीं बढ़े। उनके दिल में कुछ चुभा। समाज के हाशिए पर इतने साल जीने के बाद एक झिझक उनके अंदर समा गई थी। वह नन्ही सी बच्ची कितनी उनकी तरह लग रही थी। वह भी कभी ऐसे ही सिकुड़कर किसी हाथ के बढ़ने का इंतजार करता था, लेकिन इंतजार में सिर्फ ठंडी हवा
और उदासीन आंखें ही मिली। हवा का एक झोंका आया और बच्ची के सिर पर रखी पुरानी कपड़े की टोपी उड़ा ले गया, जिससे उसके उलझे हुए मुलायम बाल दिखने लगे। शाम की ठंड से उसके कंधे कांप रहे थे। उसका घिसा हुआ बैग ही एकमात्र सहारा था जिसे वह पकड़े हुए थी। रामप्रसाद बाबू ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़े। लगभग 3 मीटर की दूरी पर वह रुक गए। उनकी सहज वृत्ति ने कहा, बच्ची को डराना मत। इस शहर में एक फटेहाल बूढ़ा अगर किसी बच्चे के पास जाता है तो भीड़ बिना वजह के ही उस पर इल्जाम लगा सकती है। लेकिन ठीक उसी पल पास की पार्किंग से एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने बेसबॉल कैप पहनी थी, तेजी से बच्ची की ओर आया। उसने काली जैकेट पहनी थी और हाथ जेब में डाले हुए थे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी घबराहट छिपी नहीं थी। वह झुका और बच्ची के कान में कुछ फुसफुसाया। बच्ची लगातार सिर हिला रही थी। उसके हाथ बैग पर और कस गए थे। उस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर बच्ची को खींचने की कोशिश की। उसी पल बिना सोचे रामप्रसाद बाबू आगे बढ़े। उनकी आवाज खुरदरी निकली, लेकिन चाकू की तरह तेज थी। हाथ छोड़ो उसका। वह आदमी और बच्ची दोनों चौंक गए। उस आदमी ने पलटकर रामप्रसाद बाबू को सिर से पांव तक देखा। एक फटेहाल बूढ़ा, जिसके बाल सफेद थे, कपड़े पैबंद लगे हुए थे और एक हाथ में चप्पल लगभग टूटी हुई थी। उसके होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। तुम कौन होते हो? दूसरों के मामले में टोंग अढ़ाने वाले। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। रामप्रसाद बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप एक कदम और आगे बढ़े। उनकी तीखी नजरें सीधे उस आदमी पर थीं, जैसे उन्होंने उसके अंदर तक देख लिया हो। बच्ची कांपते हुए अपने बैग के पीछे छिप गई। उसकी गोल गोल आंखें उम्मीद से उन्हें देख रही थीं। हवा जैसे जम सी गई थी। कुछ सेकंड की वह खामोशी एक सदी जैसी लग रही थी। उस आदमी ने आसपास देखा। कुछ राहगीरों की उत्सुक नजरें इस ओर थीं। वह झुंझलाकर अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, मैं तो इस बच्ची को पुलिस के पास ले जा रहा था। यह खो गई है। रामप्रसाद बाबू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी आवाज खुरदरी पर मजबूत थी। जरूरत नहीं है, उसके घरवाले उसे ढूंढते हुए आ ही रहे होंगे। उस आदमी ने भौहें चढ़ाईं और जोर से हंसा, ठीक है, तो तुम ही ध्यान रखना। और वह मुड़कर तेजी से पार्किंग गेट की ओर चला गया और बाड़ के पीछे गायब हो गया। रामप्रसाद बाबू कुछ सेकंड चुपचाप खड़े रहे, अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि उस दबे हुए गुस्से से जो अन्याय के खिलाफ इतने सालों से उनके दिल में था और आज उसे बाहर निकलने का मौका मिला था। वह बेंच के किनारे बैठ गए। बच्ची से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उनके बूढ़े हाथों ने अपनी फटी जेब से एक पुराना फीके रंग का रूमाल निकाला। उन्होंने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा। उनकी खुरदरी आवाज अब नरम हो गई थी, आंसू पोंछ लो बेटा, ठंड लग जाएगी। बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखा। उसकी नजरों में झिझक और शक था, लेकिन एक बच्चे की सहज वृत्ति ने उसे बताया कि सामने वाला इंसान उतना डरावना नहीं है जितना उसके फटेहाल कपड़े दिख रहे हैं। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर रूमाल ले लिया और अपने गंदे गालों को अनाड़ीपन से पोंछा। रामप्रसाद बाबू मुस्कुराए, एक खामोश, सच्ची मुस्कान जैसे पेड़ों से छनकर आती धूप। फिर उन्होंने धीमी और गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने सिसकते हुए धीरे से जवाब दिया, जी मेरा नाम प्रिया है। रामप्रसाद बाबू ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दुर्लभ कोमलता चमक उठी। प्रिया बहुत सुंदर नाम है। हवा का एक हल्का झोंका आया। प्रिया की धूल भरी गुलाबी फ्रॉक धीरे से उड़ी, जैसे एक कमजोर फूल को किसी टूटी दीवार का सहारा मिल गया हो। रामप्रसाद बाबू चुपचाप बैठे रहे, बस बच्ची को देखते रहे, एक ऐसी दूरी बनाए हुए जो सुरक्षित भी थी और बच्ची को यह एहसास दिलाने के लिए काफी थी कि वह अब अकेली नहीं है। दूर मुंबई की व्यस्त सड़कों से गाड़ियों और ऑटो के हॉर्न की आवाजें आ रही थीं, जो संकेत दे रही थीं कि एक और शोरगुल भरा शहर जल्द ही अंधेरे को निगल जाएगा।
लेकिन इस पल उस पीले पत्तों वाले पेड़ के नीचे दुनिया के सारे शोर के बीच एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा, दो खोई हुई आत्माएं, चुपचाप जीवन से जोड़ने वाले उस अदृश्य धागे को फिर से ढूंढ रही थीं। और यह तो बस शुरुआत थी। प्रिया बेंच के किनारे सिमटी बैठी थी। उसके दोनों हाथ अपने फटे हुए बैग पर कसकर जमे हुए थे, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो पूरी दुनिया उसे निगल जाएगी। रामप्रसाद बाबू थोड़ी दूरी पर बैठे थे, सम्मानजनक फासला बनाए हुए। उनके हाथ में वह पुराना नरम रूमाल था जो अब मुड़ थुड़ गया था, पर उसमें अभी भी हल्की सी गर्माहट बाकी थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। पार्क में कुछ ही लोग दौड़ रहे थे। पीली स्ट्रीट लाइटें फुटपाथ पर पड़ रही थीं, जिससे रोशनी और अंधेरे के धब्बे बन रहे थे। शहर की भारी सांसों के बीच दो अजनबी लोग एक दूसरे के पास बैठे थे, जैसे अकेलेपन के समंदर में दो छोटी छोटी चिंगारियां हों। रामप्रसाद बाबू ने धीरे धीरे चारों ओर देखा, जैसे एक जंगली बिल्ली जिसे चौकन्ना रहने की आदत हो। कोई पादथास को यादत है ढूंढता हुआ नहीं दिखा। न किसी घरवाले की घबराई हुई आवाज, न ही किसी बच्चे के खोने की घोषणा करने वाले लाउड स्पीकर की आवाज। उन्होंने सिर झुकाया। उनके दिल में एक चुभन हुई, कहीं इस बच्ची को छोड़ तो नहीं दिया गया। यह ख्याल बस एक पल के लिए आया, लेकिन इसने उन्हें अपनी धुंधली यादों में पहुंचा दिया, जब वह खुद भी किसी गांव के बाजार के किनारे बारिश में भीगते हुए सिकुड़कर बैठे थे, किसी हाथ का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आया। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। उसके छोटे होंठ कसकर बंद थे, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर उनमें अभी भी सहज सतर्कता की चमक थी। एक संकेत कि इस बच्ची ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा झेला है। कदमों की आहट पास के रास्ते से आई। उन्होंने सिर घुमाया। एक और आदमी आ रहा था। यह बेसबॉल कैप वाला नहीं था। उसने फीके रंग की जीन्स और हल्की नीली शर्ट पहनी थी जो पैंट के बाहर थी। उसके हाथ में मिनरल वाटर की एक नई बोतल थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। प्रिया को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा। बेटा, मां से बिछड़ गई हो, चलो, चाचा घर छोड़ देंगे। उसकी आवाज चीनी की तरह मीठी थी, लेकिन उसका रवैया बहुत जल्दबाजी वाला था। उसकी आंखें भूखे शिकारी की तरह थीं। प्रिया ने अपना बैग और कसकर पकड़ लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। रामप्रसाद बाबू थोड़ा आगे झुककर बीच में आ गए। 1 मिनट रुको। उनकी आवाज खुरदरी थी, लेकिन दृढ़ थी। उस आदमी ने उन्हें सिर से पांव तक घूरकर देखा और फिर हंस पड़ा। अरे अरे, आप भी खो गए हैं क्या? या इसे गोद लेने का इरादा है? वह मजाक उड़ा रहा था। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। रामप्रसाद बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी नजर इतनी शांत थी कि वह आदमी ठिठक गया। उसकी उंगलियां जो प्रिया के कंधे को पकड़ने वाली थीं, धीमी पड़ गईं। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो, उन्होंने धीरे धीरे कहा, हर शब्द कील की तरह था, तो तुम्हें पुलिस या पार्क के गार्ड को बुलाना चाहिए। उस आदमी ने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। उसकी आवाज फीकी थी। छोड़ो, कौन झंझट में पड़े, मदद करने जाओ तो और मुसीबत हो जाती है। यह कहकर वह मुड़ा, फीकी हंसी हंसा और चला गया। उसके जूतों की आवाज टाइलों पर गूंज रही थी। रामप्रसाद बाबू ने राहत की सांस ली। एक ठंडी हवा उनके पतले शर्ट वाले कंधे से गुजरी, लेकिन वह सीधे बैठे रहे। उनकी नजरें बच्ची पर टिकी थीं। क्या तुम्हें अपने घर का फोन नंबर पता है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज नरम हो गई थी। प्रिया ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें अपने मम्मी पापा का नाम याद है? बच्ची ने सिर हिलाया सिसकते हुए। जी, माँ का नाम आशा है। मैं पार्क में खेलते हुए खो गई। बहुत भीड़ थी और फिर माँ नहीं दिखी। उसकी आवाज टूट रही थी। हर शब्द हवा को चीर रहा था। रामप्रसाद बाबू ने भौहें सिकोड़ी। इतना बड़ा पार्क, अगर कोई मदद न करे तो प्रिया जैसी बच्ची बस अंधेरा होने तक इंतजार ही करती रह जाएगी।
उन्होंने अपनी जेब टटोली। बस कुछ रद्दी कागज, एक छोटा सिक्का और सोने के लिए बिछाने वाली चादर थी। न फोन, न पता, न कोई सुराग। रामप्रसाद बाबू ने आसमान की ओर देखा। भूरे बादलों के टुकड़े धीरे धीरे तैर रहे थे। स्ट्रीट लाइटें अभी अभी आलस से जली थीं। वह प्रिया की ओर मुड़े। उनकी आवाज गहरी और भरोसेमंद थी। यहीं मेरे साथ रुको, कहीं मत जाना। मैं गार्ड अंकल को ढूंढ कर लाता हूं। प्रिया ने होंठ भींचकर सिर हिलाया, अपना बैग और कसकर पकड़ लिया। रामप्रसाद बाबू उठे। उनके घुटनों से कटकने की आवाज आई। उनकी घिसी हुई चप्पलें टाइलों पर धीरे धीरे घिस रही थीं। जब वह पार्क में बने चौकी की ओर बढ़े, पहली बार इतने सालों में उन्हें लगा कि वह सिर्फ ठंडे खाने के लिए कबाड़ नहीं बीन रहे हैं। पहली बार उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व किसी नन्ही सी जान का सहारा बन सकता है। और शायद पहली बार इस भीड़ भाड़ वाले दम घोंटू शहर में रामप्रसाद बाबू वह गुमनाम भुला दिया गया इंसान अपनी कमर सीधी करके उस दूर की पीली धुंधली रोशनी की ओर जा रहा था, जहां एक दयालु हाथ अभी भी बुला रहा था। एक शाम जो खत्म होने वाली थी, एक कहानी जो अभी अभी शुरू हुई थी। चौकी की पीली धुंधली रोशनी जमीन पर पानी के सूखे धब्बों की तरह पड़ रही थी। रामप्रसाद बाबू ने लकड़ी के पुराने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से गार्ड की वर्दी पहने एक नौजवान ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा नींद में था, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी की मेज पर सिर रखकर सो गया था। क्या बात है बाबा? गार्ड ने आंखें मलते हुए पूछा। उसकी आवाज में अभी भी नींद थी। रामप्रसाद बाबू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इतने साल खामोशी से जीने के बाद शब्द जैसे उनके सूखे गले में अटक गए थे। उन्होंने हाथ से पेड़ के नीचे पत्थर की बेंच की ओर इशारा किया। गार्ड ने उस तरफ देखा और भौहें सिकोड़ी। वह बच्ची खो गई है क्या? रामप्रसाद बाबू ने सिर हिलाया और शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड समझ गया कि इस विशाल पार्क में बच्चों का खोना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन रामप्रसाद बाबू जैसा एक कबाड़ी वाला बूढ़ा एक बच्ची को मदद के लिए यहां तक ले आए, यह उसने पहली बार देखा था। मैं लाउड स्पीकर पर घोषणा करवाता हूं। गार्ड ने कहते हुए अपना फोन निकाला और मैनेजमेंट ऑफिस से संपर्क किया। लगभग 10 मिनट में ही एक कर्कश लाउड स्पीकर की आवाज गूंजने लगी। सूचना, सूचना। लगभग 7 साल की एक बच्ची जिसका नाम प्रिया है, खो गई है। जो भी उसके परिजन हों, कृपया तुरंत झील के पास बने सुरक्षा चौकी पर पहुंचें। रामप्रसाद बाबू वापस प्रिया के पास गए। वह वहीं बैठी थी। उसके दोनों हाथ आपस में गूंथे हुए थे। उसकी आंखें हैरानी से दूर देख रही थीं। कोई तुम्हें ढूंढने आ रहा है, रामप्रसाद बाबू ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा। लेकिन उनकी आंखें कोमल थीं। प्रिया ने पलकें झपकाईं और फिर बहुत धीरे से सिर हिलाया। वह छोटा सा सिर हिलाना, जैसे उसकी शाम भर की भारी चिंता का एक हिस्सा कम कर गया हो। आसमान में अंधेरा घिर आया था। तेज हवा चेहरे पर चुभ रही थी। रामप्रसाद बाबू ने चारों ओर देखा। वह पुराना रूमाल जो उन्होंने बच्ची को चेहरा पोंछने के लिए दिया था, अब किसी काम का नहीं था। उनकी अपनी फटी हुई शर्ट भी बेहतर नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी बोरी से पुरानी चादर निकाली, उसे बेंच पर बिछाया और उस पर धीरे से थपथपाया। इस पर लेट जाओ, गर्म रहेगा। जमीन पर बैठने से बीमार पड़ जाओगी। प्रिया झिझकी। उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। और फिर जैसे कुछ सच्चा पड़कर वह धीरे धीरे चढ़ी और चादर पर सिकुड़कर बैठ गई। रामप्रसाद बाबू थोड़ी दूरी पर बैठ गए। उनके हाथ घुटनों पर रखे थे। उनकी आंखें कभी कभी पहरेदारी के लिए चारों ओर घूमती थीं। हवा पत्तों से सरसराती हुई गुजर रही थी। अपने साथ सर्दियों की शुरुआत की सूखी ठंडक ला रही थी। दूर कुछ मोटरसाइकिलों की आवाज रात के फेरी वालों की बिखरी हुई आवाजों में मिल रही थी। समय जैसे थम सा गया था। रामप्रसाद बाबू ने आसमान की ओर देखा। रात का आसमान बिखरे हुए तारों से भरा था।
अकेला और ठंडा, ठीक उनकी अपनी गुजरी हुई जिंदगी की तरह। बाबा, प्रिया ने अचानक धीरे से कहा। रामप्रसाद बाबू मुड़े, मुझे डर लग रहा है। उसने होंठ भींचे, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रामप्रसाद बाबू कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले। उनकी आवाज एक गहरी सांस की तरह गर्म थी। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। प्रिया ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, आपका नाम क्या है? इस सवाल ने रामप्रसाद बाबू को चौंका दिया। नाम? कितने समय से किसी ने उनका नाम नहीं पूछा था। कितने समय से वह बस वो कबाड़ी वाला बूढ़ा, या इससे भी बदतर लोगों की नजरों में एक चलता फिरता साया थे। बहुत देर बाद उन्होंने धीरे धीरे जवाब दिया, मेरा नाम रामप्रसाद है। प्रिया ने होंठ भींचकर दोहराया, फुसफुसाते हुए जैसे याद कर रही हो, रामप्रसाद बाबा। फिर उसने आंखें मलीं और अपना सिर धीरे से उनके कंधे के किनारे पर टिका दिया। रामप्रसाद बाबू सन्न रही हो गए, उनकी फटी धूल भरी शर्ट का कंधा अब एक बच्ची उस पर बिना किसी झिझक के भरोसे के साथ झुकी हुई थी। उनके दुबले पतले हाथ धीरे धीरे उठे, हवा में लटके रहे और फिर धीरे धीरे बच्ची की पीठ पर आ गए, उसे एक ठंडे शहर में एक छोटे से पेड़ की तरह छांव देते हुए। उस पल में वह जर्जर चौकी, वह पुराना पार्क, वह धुंध भरा शहर अचानक दुनिया का सबसे कच्चा लेकिन सबसे गर्म घर बन गया। दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी। स्ट्रीट लाइटें अब साफ जल रही थीं। शहर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस पुरानी पत्थर की बेंच पर एक खोई हुई बच्ची और एक बूढ़ा आदमी, जो अपनी पूरी जिंदगी खोया हुआ था, एक दूसरे के पास बैठे थे। एक छोटी सी लौ जला रहे थे, सबसे सादा दयालुता की लौ, जरूरत के समय एक दूसरे के साथ रहने की लौ। रामप्रसाद बाबू ने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन इस बार यह एक हल्की सांस थी, जैसे उनके दिल पर सालों से रखा कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। भले ही यह सिर्फ एक रात के लिए हो, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए हो, लेकिन शायद उनके लिए यह बाकी जिंदगी याद रखने के लिए काफी था। चौकी की घड़ी में रात के 9 बजने वाले थे। साल के अंत में मुंबई की रात एक अजीब सी ठंडक लेकर आई थी। यह कोई जमा देने वाली ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी चुभने वाली ठंड थी जो पतले कपड़े पहने किसी बी ब्रॉजेड ठंडक लेकर आई थी। के भी कंधे कंपा दे। प्रिया कब सो गई पता ही नहीं चला। उसका सिर रामप्रसाद बाबू की कोहनी पर टिका हुआ था। उसका स्कूल बैग सीने से किसी खजाने की तरह चिपका हुआ था। रामप्रसाद बाबू बिना हिले डुले बैठे रहे, उन्हें हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी जब भी हवा का झोंका आता। उनके सफेद बाल किसी पुरानी नदी के किनारे उगी घास की तरह कांपते थे। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें बंद करने की हिम्मत नहीं की। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास घुस रहा था, गर्म भी और दर्द भरा भी, एक ऐसा एहसास जिसे वह बहुत पहले कहीं खो चुके थे। पार्क के गेट के बाहर से अचानक कुछ आवाजें आईं। एक कार के तेजी से रुकने की आवाज, दरवाजा खुलने की आवाज और सीमेंट पर ऊंची एडी के जूतों की तेज आवाज। प्रिया, प्रिया, एक घबराई हुई आवाज रात में गूंजी। रामप्रसाद बाबू ने सिर घुमाया। एक लंबी बिखरे बालों वाली महिला, जिसका सफेद कोट मुड़ा तुड़ा था, अंदर भागी। उसकी घबराई हुई आंखें पूरे पार्क में घूम रही थीं। उसके पीछे काले सूट पहने कुछ आदमी थे, जिनके चेहरे पर तनाव था। गार्ड ने यह देखकर जल्दी से चौकी की ओर इशारा किया। उस महिला की नजरें इशारे की दिशा में गईं, और जब उसने रामप्रसाद बाबू के कंधे पर उस नन्हे से साये को देखा तो वह लगभग गिर ही पड़ी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उसकी दिल चीर देने वाली आवाज गूंजी। रामप्रसाद बाबू ने धीरे से प्रिया को हिलाया। बच्ची ने आंखें खोलीं, एक पल के लिए हैरान रही और फिर जाग गई। मां, उसकी आवाज रात में टूटकर बिखर गई, जैसे पुनर्जीवन की घंटी बजी हो। प्रिया उछलकर अपनी मां की ओर भागी। मां, बेटी, एक
दूसरे से लिपट गईं रोते हुए और कांपते हुए, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, माँ रोते हुए अपनी बेटी को बाहों में कस करते हुए। रही थी एक अधेड़ उम्र का आदमी जो ड्राइवर लग रहा था। पास में खड़ा था, उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया, जैसे अपनी नम आंखें छिपा रहा हो। रामप्रसाद बाबू चुपचाप खड़े थे, उनका सूखा दिल जो किसी सूखी जमीन की तरह था, अब एक गर्म बारिश से भीग गया था। गार्ड धीरे से महिला के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, इस बच्ची को शाम से इन बाबा ने संभाला है, अगर यह न होते तो पता नहीं क्या होता। महिला ने अब सिर उठाया, उसकी लाल आंखें रामप्रसाद बाबू पर टिक गईं। वह घबराते हुए आगे बढ़ी और उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया, बहुत गहराई से सिर झुकाया। यह कोई औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि शब्दों से परे कृतज्ञता का इजहार था। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी आवाज भर्रा गई। रामप्रसाद बाबू चौंक गए। बहुत समय से किसी ने उनका हाथ ऐसे नहीं पकड़ा था। बहुत समय से उनके हाथ सिर्फ ठंडे कूड़ेदान से चीजें उठाने के आदी थे। आज कोई उन्हें गर्मजोशी और सम्मान से पकड़ रहा था। उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया। उनके मुरझाए होठों पर एक मुस्कान थी जो उनकी घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। प्रिया ने पीछे से रामप्रसाद बाबू को कसकर गले लगा लिया और आंसुओं के बीच मुस्कुराई, नाना जी मेरे सुपर हीरो हैं माँ, उन्होंने मुझे बचाया। आसपास के लोग हौंस पड़े। एक हल्की हंसी जिसने शाम भर की चिंता के बोझिल माहौल को तोड़ दिया। नाना जी, माँ ने दोहराया और फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं और मेरा परिवार आपको आज रात के लिए घर ले जा सकते हैं? मैं सच में चाहती हूं कि आप हमारे साथ चलें। रामप्रसाद बाबू एक पल के लिए ठिठक गए। घर यह शब्द उनके लिए उतना ही अजनबी था जितना जमीन पर रहने वाले के लिए चांद। उनका पूरा जीवन घर बस पार्क का एक कोना, एक चादर, एक बोरी था। आज कोई उन्हें सबसे सच्ची आवाज में घर बुला रहा था जो उन्होंने सालों में सुनी थी। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। बच्ची ने सिर उठाया। उसकी काली आंखें रोशनी में चमक रही थीं, जैसे एक हाँ का इंतजार कर रही हों। अंत में उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया, किसी घर की लालसा मैं नहीं, बल्कि इस डर से कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो वह उम्मीद की चमक बुझ जाएगी। ड्राइवर राजू भाई ने जल्दी से सड़क के किनारे खड़ी काली गाड़ी का दरवाजा खोला। गार्ड ने उनकी पुरानी फटी बोरी उठाई और उसे डिक्की में रखने लगा। रामप्रसाद बाबू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वह बोरी चाहे कितनी भी फटी हो, उनकी पूरी संपत्ति थी, उनकी जिंदगी थी जो उन्होंने दशकों से समेटी थी। राजू भाई रुके और फिर प्यार से मुस्कुराए। जी बाबा, आप इसे साथ ही रखिए, जो भी चीज अपनी हो कीमती होती है। रामप्रसाद बाबू घबराते हुए गाड़ी में बैठे। नीचे की नरम चमड़े की सीट ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वह गलत जगह पर बैठ गए हों। गाड़ी में इत्र की हल्की महक थी जो उस कूड़े और गीली मिट्टी की गंध से बिल्कुल अलग थी जिसके वह आदी थे। प्रिया उनके पास बैठी थी, उसका हाथ अभी भी उनकी मुड़ी तुड़ी शर्ट का कोना पकड़े हुए था। नाना जी, मेरे घर में आपका अपना कमरा होगा, वह खुशी से चिल्लाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। रामप्रसाद बाबू ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर शहर हर रात की तरह जगमगा रहा था, लेकिन जिंदगी में पहली बार उन्हें मुंबई ठंडा नहीं लग रहा था। गाड़ी धीरे धीरे चली, उन्हें शिवाजी पार्क से दूर ले जा रही थी, जहां उन्होंने न जाने कितनी अकेली रातें बिताई थीं, और एक अनजान जगह की ओर ले जा रही थी जिसके बारे में सोचते ही उनका दिल भर आया था। एक नया सफर शुरू हो रहा था, एक नई जिंदगी, भले ही पता नहीं कैसी होगी, लेकिन कम से कम इस बार वह अकेले नहीं थे। गाड़ी रात के शहर की पीली रोशनी वाली सड़कों पर धीरे धीरे सरक रही थी। खिड़की के पास बैठे रामप्रसाद बाबू सिमटे हुए थे। उनके खुरदरे हाथ पुरानी बोरी को कसकर पकड़े हुए थे। वह फटी हुई बोरी पसीने और धूल की
गंध से सनी थी, लेकिन उनके लिए यह उनकी त्वचा से भी ज्यादा अपनी थी। प्रिया पास बैठी थी। उसका हाथ अभी भी उनकी शर्ट का कोना पकड़े हुए था और वह चहकते हुए कहानियां सुना रही थी। कभी कभी हौंसते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती थीं। वह बस चुपचाप सुन रहे थे। कभी कभी एक हल्की मुस्कान ठंडी हवा की तरह गुजर जाती थी। गाड़ी बांद्रा के एक इलाके में मुड़ी जहां लाइन से विला थे। पेड़ों को करीने से काटा गया था और बगीचे की रोशनियां दूर के तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। एक बड़े गहरे भूरे रंग के लकड़ी के गेट के सामने गाड़ी रुकी। महिला आशा जी पहले उतरी और एक कार्ड को खंभे पर हल्के से छुआया। गेट धीरे धीरे खुल गया, जिससे फूलों की खुशबू से महकता एक चौड़ा पत्थर का आंगन दिखा। रामप्रसाद बाबू नीचे उतरे। उनकी चप्पलें ठंडे पत्थर पर धीरे से आवाज कर रही थीं। उनके सामने 2 मंजिला विला था, जिसकी दीवारें क्रीम रंग की थीं। बड़ी खिड़कियों से गर्म रोशनी छनकर आ रही थी। यह किसी फोटो स्टूडियो में लगी तस्वीर जैसा लग रहा था, जिसे वह कभी छिपकर देखते थे। कुछ देर झिझकने के बाद वह सबके पीछे अंदर गए। मुख्य दरवाजा खुला और हल्की खुशबू वाले तेल, नई लकड़ी और साफ कपड़ों की महक नाक में भर गई। एक अजीब महक, लेकिन हैरानी की बात है कि इससे उन्हें घुटन नहीं हुई। आशा जी मुस्कुराईं। उनकी आवाज नरम थी। बाबा, इसे अपना ही घर समझिए। मैंने आपके लिए ऊपर एक कमरा तैयार करवाया है। रामप्रसाद बाबू घबराते हुए दरवाजे पर ही रुक गए। अपना ही घर, उनका कभी कोई घर था ही नहीं कि वह जाने कि अपना कैसा होता है। प्रिया दौड़ते हुए आई और उनका हाथ पकड़ लिया। नाना जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। वह चहकते हुए उन्हें चमकदार लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर ले गई। उनके हर कदम इतने हल्के थे, जैसे उन्हें डर हो कि वह चमकदार फर्श को गंदा कर देंगे। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिस पर नरम कालीन बिछा था। दीवारों पर गांव के दृश्यों, धान के खेतों, बांस के झुरमुटों और भैंसों की तस्वीरें थीं। उन सादे दृश्यों ने उनके दिल को शांत कर दिया। एक सफेद दरवाजे के सामने प्रिया खुशी से चिल्लाई, यह रहा नाना जी का कमरा। उसने दरवाजा खोला। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और रोशनी से भरा था। एक सिंगल बेड जिस पर सफेद चादर बिछी थी। पास में एक लकड़ी की अलमारी थी, जिससे नए पेंट की खुशबू आ रही थी। एक छोटी मेज भी थी, जिस पर एक गर्म पीली रोशनी वाला लैंप रखा था। दीवार पर किसी ने हाथ से बना एक कागज चिपकाया था, जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, नाना जी का घर में स्वागत है। प्रिया आंखें मिचमिचाकर हंसी। यह मैंने बनाया है। नाना जी सुंदर है ना? रामप्रसाद बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें भर आई थीं। सुंदर, इससे सुंदर कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसी तस्वीर जो भरोसे और बिना शर्त स्वीकृति से बनी थी। रामप्रसाद बाबू धीरे धीरे अंदर आए, अपनी फटी बोरी को कमरे के एक कोने में रखा और फिर उस आरामदायक जगह के बीच में खड़े हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि छूते ही सब कुछ एक सपने की तरह गायब हो जाएगा। आशा जी ने पीछे से धीरे से कहा, आप आराम कीजिए, बाकी कल सोचेंगे। अब आप मेहमान नहीं, घर के सदस्य हैं। प्रिया ने शरारत से चुटकी बजाई। हाँ, घर के सदस्य। अब शर्माने की क्या बात है? रामप्रसाद बाबू हंस पड़े। एक सूखी खुरदरी हंसी, एक ऐसी आवाज जिसे वह खुद भी भूल चुके थे। हाँ, धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गले में रूंध गई। आशा जी और प्रिया कमरे से चली गईं। उन्हें बोध की भौ ले गई। अकेला छोड़कर पीली रोशनी ने उनकी परछाई फर्श पर डाली। एक बूढ़े दुबले पतले आदमी की परछाई, जो अब उतनी झुकी हुई नहीं थी जितनी पार्क में होती थी। रामप्रसाद बाबू बिस्तर के किनारे बैठ गए। उनकी हथेली ने नरम और ठंडी सफेद चादर को धीरे से छुआ। बचपन में वह ठंडी जमीन पर सोते थे, बड़े होने पर नम बाजारों के कोनों और तेल की बदबू वाले पुलों के नीचे। और अब उनके पास बिस्तर था, कंबल था, रोशनी थी।
उन्होंने धीरे से सिर झुकाया, उनके कांपते हाथ सफेद तकिए तक पहुंचे, जैसे कोई भिखारी किसी खजाने को छू रहा हो। उस रात दशकों में पहली बार वह एक असली बिस्तर पर सोए। न कानों में हवा की सरसराहट थी, न गाड़ियों की तेज आवाज, और न ही लोगों की भगाने वाली नजरें। बस उनकी अपनी नियमित सांसें थीं। एक ऐसे इंसान की सांसें जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी का एक खोया हुआ हिस्सा वापस पाया था। अगली सुबह पहली धूप की किरणें सफेद पतले पर्दों से छनकर आईं, फर्श पर नरम रोशनी की धारियां बना रही थीं। रामप्रसाद बाबू ने आंखें खोलीं। सालों में पहली बार वह ठंड से या गाड़ियों के शोर से नहीं, बल्कि एक गर्म कोमल रोशनी से जागे थे, जो किसी प्यार भरे स्पर्श की तरह थी। वह उठकर बैठ गए। कुछ सेकंड लगे यह याद करने में कि वह कहाँ है। साफ सुथरा कमरा, नए कपड़ों की महक वाला बिस्तर, और दीवार पर वह भोला भाला हाथ से बना कागज, नाना जी का घर में स्वागत है। उन्होंने अपनी घिसी हुई चप्पलें पहनी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। नीचे डाइनिंग रूम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रिया मेज पर झुकी हुई थी। उसके हाथ एक छोटी टीचर की तरह हवा में लहरा रहे थे। पास में एक पीली पेंसिल और सफेद कागजों का एक बंडल था। उन्हें देखकर वह खुशी से चिल्लाई, नाना जी जल्दी यहाँ आइए, आज मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। रामप्रसाद बाबू ने आंखें फाड़ लीं। मुझे उनकी आवाज खुरदरी और आश्चर्य से भरी थी। हाँ, आप हमारे घर के सदस्य हैं। आपको अपना नाम लिखना तो आना ही चाहिए। प्रिया ने गंभीरता से गाल फुलाए। रामप्रसाद बाबू हौंस पड़े। उनकी कल की सूखी हौंसी में अब थोड़ी नरमी आ गई थी। लेकिन मैं तो सब भूल गया। उन्होंने शर्माते हुए सिर खुजलाया। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी, बहुत आसान है। प्रिया उत्साहित थी। उसने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और उनके हाथ में पेंसिल थमा दी। रामप्रसाद बाबू के खुरदरे गठिया वाले हाथ, जो बोरी उठाने के आदी थे, अब उस छोटी सी पेंसिल को पकड़े हुए बहुत अनाड़ी लग रहे थे। ऐसे पकड़िए, प्रिया ने धैर्य से सिखाया। उसके छोटे हाथ उनके हाथ पर रखकर हर उंगली को ठीक कर रहे थे। रामप्रसाद बाबू ने उसके हाथ को हैरानी से देखा। वह हाथ कलियों की तरह नरम था। उनके खुरदरे फटे हुए हाथों से बिल्कुल अलग एक बूढ़ा, एक बच्चा, एक जो जिंदगी से लड़ते लड़ते कठोर हो गया था, और एक जो अभी भी धूल से अछूता था। पहले राम लिखते हैं, प्रिया मुस्कुराई। रामप्रसाद बाबू ने गला साफ किया। रामप्रसाद, यह नाम बहुत समय से बस अजनबियों के मुंह से निकलने वाली एक आवाज थी। अब इसे खुद लिखना अजीब सी कंपकंपी हो रही थी। पेंसिल कागज से छुई। पहली लकीर एक बूढ़े पेड़ की कांपती हुई टहनी की तरह लड़खड़ाई। टेढ़ा था। आ की मात्रा कांप रही थी। म टूटा हुआ था, और प्रसाद तो किसी बच्चे की बनाई टेढ़ी मढ़ी लकीर जैसा था। लेकिन प्रिया ने तालियां बजाईं। वाह, बहुत अच्छा नाना जी, आप तो सुपर हैं। रामप्रसाद बाबू शर्माकर मुस्कुराए। हाँ, ठीक ठाक है। उन्होंने सिर खुजलाया। प्रिया खिलखिलाई। ठीक ठाक नहीं, मेरे नाना जी सबसे अच्छे हैं। वह सादा भोला सा वाक्य एक सुई की तरह उस कठोर खोल में घुस गया जिसने दशकों से उनके दिल को ढक रखा था। नाना जी, पहली बार जिंदगी में किसी ने उन्हें इन दो शब्दों से बुलाया था। दया से नहीं, बनावटीपन से नहीं, बल्कि पूरे चांद की तरह गोल प्यार से। अब पूरा नाम लिखिए। प्रिया ने उन्हें भावनाओं में डूबने नहीं दिया। रामप्रसाद, रामप्रसाद। बाबू ने होंठ भींचे और सिर हिलाया। इस बार उनके हाथ थोड़े स्थिर थे। लिखावट अभी भी उबड़ खाबड़ थी, लेकिन अक्षर ज्यादा सीधे थे। रामप्रसाद एक ऐसा नाम जो शानदार नहीं था, ऊंचा नहीं था, लेकिन उसमें एक पूरी भटकती हुई जिंदगी और एक छोटा सा सपना था जो अभी अभी फिर से जागा था। प्रिया ने कागज उठाकर ऊंचा किया, जैसे कोई जीत दिखा रही हो गया, आज आप पास हो गए। रामप्रसाद बाबू ने मुंह ऊपर करके जोर से हंसे। वह खुरदरी हंसी उस विला के गर्म माहौल में गूंज उठी,
जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत की घंटी बजी हो। घर की सहायिका शांति, जो किचन के दरवाजे के पीछे छिपी खड़ी थी, चुपचाप अपने हाथ एप्रन से पोंछ रही थी। उसके होंठ कसकर बंद थे। वह अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। आशा जी भी ऊपर से नीचे आईं। यह दृश्य देखकर वह रुक गईं। उस अनुभवी माँ की आंखों में एक ऐसी भावना चमक रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। दुख भी और गर्व भी। एक गरीब बूढ़ा आदमी, एक खोया हुआ बच्चा, एक संघर्षशील महिला, तीन जिंदगी के टुकड़े जो कभी एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, अब सबसे सच्चे रिश्ते से जुड़ गए थे। विश्वास से, कोई कागजात नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं। बस एक नाना जी की पुकार, एक बार हाथ पकड़कर पेंसिल चलाना सिखाना परिवार को फिर से परिभाषित करने के लिए काफी था। रामप्रसाद बाबू ने अपने टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर को देखा, फिर प्रिया को देखकर हंसे। अब मैं साइन करूंगा तो कोई हंसेगा तो नहीं। प्रिया ने कमर पर हाथ रखकर गंभीर होने का नाटक किया। जो हंसेगा उसका नाम मैं अपनी ब्लैक लिस्ट में लिख दूंगी। रामप्रसाद बाबू ने हार मानने का नाटक करते हुए हाथ उठाए। नहीं, नहीं, मैं डर गया। पूरा घर हंस पड़ा। हंसी खिड़की से बाहर निकली, पतली धूप के साथ बगीचे के पेड़ों से गुजर गई। यह शांतिपूर्ण माहौल बहुत सादा लग सकता था, लेकिन रामप्रसाद बाबू के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी गुमनामी के गर्त में जी रहा था, यह सबसे बड़ा चमत्कार था। उस दिन किसी ने कोई डिग्री नहीं दी, कोई भव्य समारोह नहीं हुआ, किसी ने फोटो नहीं खींची। बस एक कबाड़ी वाले बूढ़े ने, जो कभी पुल के नीचे ठंड में कांपता था, आज अपना नाम खुद लिखा था पेंसिल से कांपते हुए। और पूरी हिम्मत से एक पुरानी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और एक नई सादे चमत्कारों से भरी जिंदगी चुपचाप शुरू हो रही थी। उस शाम धूप एक पतले रेशमी कपड़े की तरह विला के सामने छोटे से बगीचे पर छाई हुई थी। रामप्रसाद बाबू बरामदे में बैठे थे। उनके हाथ में अदरक की चाय का कप था, जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। नदी के किनारे से आती ठंडी हवा उनकी उस शर्ट से गुजर रही थी, जिसे आशा जी ने धोकर धूप में सुखाकर सुगंधित कर दिया था। प्रिया आंगन में झुकी हुई थी, सीमेंट के फर्श पर सफेद चौक से कुछ बना रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने एक रंगीन टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर बना दी। एक छोटा सा घर जिसके चारों ओर बाड़ थी, बगीचा था और दरवाजे पर एक छोटा पादी-फाधा सा बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, प्रिया प्रसाद, आश्रय में आपका स्वागत है। उसने सिर उठाकर जोर से कहा, नाना जी हो गया। रामप्रसाद बाबू ने आंखें सिकोड़कर देखा। एक पल के लिए उस छोटे से सादे घर की तस्वीर उनके दिल में उतर गई। एक ऐसी सादी चीज जिसका उन्होंने पिछले 60 सालों में सिर्फ बाजार के बरामदे के नीचे अधूरी नींद में सपना देखा था। आशा जी पास में खड़ी थीं। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे रामप्रसाद बाबू परिचित नहीं थे। यह दया की नजर नहीं थी, बल्कि सच्चे विश्वास की नजर थी। बाबा, आशा जी ने धीरे धीरे कहा, मैं और प्रिया आपसे एक काम के लिए पूछना चाहते हैं। रामप्रसाद बाबू ने सिर झुकाया। उनके हाथ कप पर कस गए। जी कहिए। आशा जी ने फाइल को आंगन के बीच रखी लकड़ी की मेज पर रखा और उसे धीरे से उनकी ओर खिसकाया। मैं और प्रिया एक जगह बनाना चाहते हैं जिसे हम प्रिया प्रसाद आश्रय कहेंगे। एक ऐसी जगह जहां आपके जैसे बेघर लोगों को सोने के लिए साफ जगह, गर्म खिचड़ी और कोई हालचाल पूछने वाला मिले। कोई कागजात नहीं, कोई पहचान नहीं। रामप्रसाद बाबू ने आंखें फाड़ लीं। एक अजीब और साथ ही अपना सा लगने वाला एहसास उमड़ आया। आशा जी ने आगे कहा, उनकी आंखों में ईमानदारी थी, मैं चाहती हूं कि आप इसके मानद प्रतिनिधि बने, किसी शोर शराबे वाले दान के लिए नहीं, बल्कि कुछ सार्थक करने के लिए, जैसे आपने प्रिया को बचाया था। रामप्रसाद बाबू ठिठक गए। प्रतिनिधि? वह एक कबाड़ी वाला बूढ़ा जिसे बोलना नहीं आता, पढ़ा
लिखा नहीं, कोई हैसियत नहीं, और वे चाहते हैं कि वह एक प्रोजेक्ट का चेहरा बने। प्रिया दौड़कर आई और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आवाज चहक रही थी। नाना जी, मान जाइए ना। वहां हम एक जगह बनाएंगे, जो थका हो आकर सो जाए, जो दुखी हो आकर अपनी बात कह दे, जिसे भूख लगी हो उसे खिचड़ी मिले, तभी तो मजा आएगा। रामप्रसाद बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर वह खखार कर हंसे, तुम लोग इस बूढ़े पर सच में यकीन करते हो? आशा जी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बाबा, हमें आपके बहुत काबिल होने की जरूरत नहीं है, हमें बस आप चाहिए। वही इंसान जो एक अनजान बच्ची के पास पूरी रात बैठा रहा, बस इसलिए कि वह अकेली महसूस न करे। रामप्रसाद बाबू ने अपने हाथों को देखा। वे हाथ जो कभी बोरी उठाते थे, कूड़ेदान में हाथ डालते थे, अब कांपते हुए उस फाइल पर रखे थे। डर से नहीं, बल्कि जिंदगी में पहली बार यह महसूस करने से कि उनका भी कोई मूल्य है। उन्होंने सिर उठाया, उनकी आवाज खुरदरी लेकिन मजबूत थी। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐतराज नहीं है तो यह बूढ़ा भी एक हाथ बौंटाएगा। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। मेरे नाना जी सुपर हीरो हैं। आशा जी प्यार से मुस्कुराईं किचन से। शांति ने भी सिर निकालकर जोर जोर से तालियां बजाईं। कोई भव्य समारोह नहीं, कोई जटिल कागजात नहीं, बस एक सिर हिलाना, एक गर्म अदरक की चाय का कप, एक सच्ची मुस्कान, और प्रिया प्रसाद आश्रय आधिकारिक तौर पर बन गया। नाम प्रिया ने रखा था। प्रिया, उसका नाम प्रसाद, राम प्रसाद बाबू का नाम, दोनों मिलकर एक छोटा सा घर बन गए। उन लोगों के लिए जो कभी उनकी तरह भटकते थे, सादा सरल, लेकिन एक लंबी दर्द भरी यात्रा और एक शांत सपने को समेटे हुए। उस रात खिचड़ी की खुशबू से महकती रसोई में रामप्रसाद बाबू ने चुपचाप कलम उठाई और पहली बार फंड की अनुमति के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए। उनके अक्षर अभी भी टेढ़े मेढ़े और कांपते हुए थे, लेकिन जब उन्होंने हस्ताक्षर के नीचे छपे रामप्रसाद नाम को देखा तो उनका दिल एक बूढ़े पेड़ की तरह मजबूत महसूस हुआ, जो जमीन में गहरी जड़ें जमाए हो। जिंदगी में पहली बार वह सिर्फ एक दर्शक नहीं थे जो लोगों को गुजरते हुए देखता हो। उनका एक नाम था, उनकी एक जगह थी, और उनका एक घर था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी। प्रिया प्रसाद आश्रय का गेट, जो शहर के बाहरी इलाके में एक खाली जमीन के किनारे बना था, अभी भी नए चूने की गंध दे रहा था। एक सादा लकड़ी का बोर्ड बरामदे के नीचे लटका हुआ था, जिस पर सफेद पेंट से हाथ से लिखा था, जिसे आराम की जरूरत हो अंदर आ जाए। कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। साल के अंत की एक शाम, जब धूप शहद की तरह उस अभी तक न सूखे फर्श पर पड़ रही थी, रामप्रसाद बाबू बरामदे में बैठे थे। उनके हाथ में एक झाड़ू थी। उनकी आंखें उस शांति का आनंद ले रही थीं। दूर से एक साया धीरे धीरे आ रहा था, दुबला पतला, धूप से सांवली त्वचा, एक तरफ झुकी हुई बेसबॉल कैप और कुछ प्लास्टिक की बोरियां। वह साया ढलती धूप में इतना जाना पहचाना लग रहा था कि रामप्रसाद बाबू को लगा कि वह सपना देख रहे हैं। वह उठकर बैठ गए, आंखें सिकोड़ी। वह आदमी पास आया, उसकी आंखें भी उन्हें घूर रही थीं, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। फिर एक खामोश पल में वे दोनों एक साथ बोल पड़े, तू। उम्र को भूलकर, चेहरे पर गहरी झुर्रियों को भूलकर, दोनों तेजी से आगे बढ़े और एक अनाड़ी से गले मिले। पीठ पर थपथपाने की आवाज, आंगन में गूंजी पसीने की गंध, धूप की गंध, कपड़ों पर चिपकी कबाड़ की गंध, सब कुछ मिलकर इतना अपना लग रहा था कि आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा तू कहीं मर्ख खप गया होगा। जगदीश पुराना दोस्त हंसा, उसकी आंखें लाल थीं। मुझे भी लगा था कि तू निपट गया, अपनी हालत तो देख, मेरी बोरी से भी बदतर है। रामप्रसाद बाबू हंसे, उनके हाथ दोस्त के कंधे पर कस गए। जगदीश सीढ़ियों पर बैठ गया, हांफते हुए। कबाड़ी वालों से सुना कि कोई बूढ़ा बेघरों के लिए घर बना रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ।
रामप्रसाद बाबू ने अपनी छाती पर हल्के से थपथपाया। उनकी आवाज में मजाक और गर्व दोनों था। यकीन करना ही पड़ेगा, यह मैं ही हूं। रामप्रसाद जगदीश कुछ देर हैरान बैठा रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाप रे रामप्रसाद, अब बड़ा दानी बन गया है क्या? रामप्रसाद बाबू ने हाथ हिलाया। दानी वानी कुछ नहीं। मैं यह चावल दाल बांटने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं यह इसीलिए कर रहा हूं कि अगर कोई थक जाए, भूखा हो या अकेला हो, जैसे हम लोग हुआ करते थे, तो उसे एक रात सोने की जगह मिल जाए। बिना भगाए जगदीश चुप हो गया। शाम की हवा आंगन से गुजरी रस्सी पर सूखते कुछ कपड़े छोटे झंडों की तरह लहरा रहे थे। कुछ देर बाद जगदीश धीरे से बोला, तुझे याद है वह रात जब हम पुल के नीचे सोए थे, ठंड से मरे जा रहे थे, और हम दोनों ने एक फटी बोरी सिर पर ओढ़ ली थी? रामप्रसाद बाबू मुस्कुराए। याद है। मुझे यह भी याद है कि तूने उस फटी बोरी के लिए मुझसे लड़ाई की थी और मेरे हाथ पर काट भी लिया था। उन्होंने अपना कठोर हाथ दिखाते हुए हंसे। जगदीश भी हंसा, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। उस समय वे दोनों घास फूस की तरह भटकते थे, बारिश में सिकुड़ जाते थे, भूख लगने पर सुस्त हो जाते थे, और बीमार होने पर कराहने की भी हिम्मत नहीं करते थे। और आज उनमें से एक ने उन जैसी जिंदगी वालों के लिए एक छत खड़ी कर दी थी। रामप्रसाद बाबू ने दोस्त के कंधे पर थपथपाया। यहीं रुक जा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले थे, बस सोने की जगह चाहिए। जगदीश घबराते हुए उठा। मुझे कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। रामप्रसाद बाबू हौंस पड़े। फॉर्म? दिमाग खराब है तेरा, पहले एक कटोरी खिचड़ी खा, होश में आ। यह कहकर वह जगदीश को छोटी सी रसोई में ले गए, जहां पतली खिचड़ी और कटी हुई अदरक की महक उठ रही थी। प्रिया कहीं से दौड़ती हुई आई। चहकते हुए, नाना जी यह कौन है? रामप्रसाद बाबू ने शरारत से आंख मारी। यह नाना जी का पुराना जिगरी दोस्त है बेटा। जगदीश ने शर्माते हुए सिर खुजलाया। नमस्ते छोटी मैडम। प्रिया मुस्कुराई। नमस्ते अंकल, आइए खिचड़ी खाइए, मीठे में केले भी हैं। बहुत मीठे हैं। माहौल खुशनुमा और अपना सा था। जब खिचड़ी का कटोरा मेज पर रखा गया, जगदीश ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, खिचड़ी के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए जगह रखने के लिए, जिन्हें कोई याद नहीं करता, कोई बुलाता नहीं। रामप्रसाद बाबू ने सिर हिलाया। उनकी आवाज गहरी थी। जब तक किसी को इस छत की जरूरत है, मैं इसे बनाए रखूंगा। जगदीश ने चम्मच से खिचड़ी खाई। हर निवाला धीरे धीरे नमकीन आंसू अदरक की खुशबू में मिल रहे थे। साल के अंत की एक शाम, दो पुराने बेघर दोस्त एक सादे घर की छत के नीचे बैठे थे। हवा आंगन से गुजर रही थी, अपने साथ अदरक की, धूप की और उन मुश्किल पुराने दिनों की यादें ला रही थी। कोई वादा नहीं, कोई कसम नहीं, बस एक दूसरे के पास बैठकर यह जानना कि जो कभी खोए हुए थे, अब उनके पास लौटने के लिए एक जगह है। साल के अंत की एक सुबह मुंबई का आसमान अजीब तरह से साफ था। पहली धूप की किरणें प्रिया प्रसाद आश्रय के सामने लगे पेड़ों से छनकर आ रही थीं। फर्श पर रोशनी के धब्बे बना रही थीं, जो किसी कढ़ाई की तरह चमक रहे थे। रामप्रसाद बाबू ने दरवाजा खोला और बरामदे में आए। उनकी सफेद शर्ट थोड़ी पुरानी थी, आस्तीनें करीने से मुड़ी हुई थीं। कॉलर भले ही घिसा हुआ था, लेकिन इस्त्री किया हुआ था। पैरों में अभी भी वही चप्पलें थीं, बस शांति ने उन्हें चुपके से सिलकर मजबूत कर दिया था। हल्की हवा चली, अपने साथ सुबह की खिचड़ी की, नई कटी घास की और धूप में सूखे कपड़ों की खुशबू लाई। रामप्रसाद बाबू ने एक गहरी सांस ली। अब हर सुबह आंख खुलने पर उनका पहला काम आंगन में झाड़ू लगाना, फूलों को पानी देना और फिर छोटे से घर का एक चक्कर लगाना होता था। एक असली मालिक की तरह इस घर का एक अटूट हिस्सा बनकर प्रिया अंदर से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक नया लकड़ी का नेमप्लेट था। नाना जी,
आज एक नया बोर्ड आया है। रामप्रसाद बाबू ने उसे लिया, आंखें सिकोड़कर पढ़ा। हर इंसान एक ऐसी जगह का हकदार है जहां वह शांति से जी सके। लिखावट सादी थी, लेकिन अक्षर सीधे और सरल थे, ठीक उनकी अपनी जिंदगी की तरह बहुत सुंदर है। उन्होंने सिर हिलाया। उनके हाथ धीरे धीरे बोर्ड को सहला रहे थे, जैसे किसी सपने को छू रहे हों जो सच हो गया हो। यह मैंने और शांति दीदी ने पेंट किया है। माँ ने कहा था कि बोर्ड सुंदर होना चाहिए ताकि जो भी गुजरे डा था उसे देखकर अच्छा लगे। प्रिया चहक रही थी। रामप्रसाद बाबू मुस्कुराए। उनकी आंखों में खुशी थी। थोड़ी दूर छोटी सी रसोई में शांति एक बड़े बर्तन में खिचड़ी बना रही थी। बाहर आंगन में जगदीश पत्ते साफ कर रहा था। उसका वही झुका हुआ शरीर अब ज्यादा स्थिर था। लोग अब बरामदे में बैठे उस बूढ़े आदमी की छवि के आदी हो गए थे, जो एक सिद्धांत की तरह था। जो भी आता वह नमस्ते करते, जो थका होता उसे आराम करने के लिए ले जाते, जो दुखी होता उसके साथ चाय पीकर उसकी कहानी सुनते, जब तक कि उसका मन शांत न हो जाए। भले ही उनका कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन यहाँ आने वाले हर इंसान के दिल में रामप्रसाद बाबू एक स्तंभ थे, एक बूढ़ा पेड़ थे जो उन भटके हुए लोगों को छांव देता था, जैसे वह खुद कभी थे। दोपहर में रामप्रसाद बाबू प्रिया को लेकर बाजार गए। सड़क के आखिर में छोटा सा बाजार, जहां सब्जी बेचने वाली औरतें उन्हें पहचानती थीं और देखते ही मुस्कुराती थीं। बाबा, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, पोती को घुमाने लाए हैं। रामप्रसाद बाबू ने सिर खुजलाकर प्यार से, हाँ से जी, घर के लिए सामान लेने आया हूं। आज घर में सबको थोड़ा थोड़ा जुकाम है। बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। मछली बेचने वाली ने उनके हाथ में कुछ ताज़ा अदरक की गांठें रख दी। पैसे नहीं लिए उन्होंने उसे लिया और बस मुस्कुराए। उनका हाथ प्रिया के सिर पर था, जो गाजर की टोकरी को कसकर पकड़े हुए थी। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेट के सामने एक आदमी खड़ा है, झिझक रहा है। पास जाने पर पता चला कि वह एक जाना पहचाना बेघर आदमी है। फटे कपड़े, हाथ में कबाड़ की थैली, चेहरा उदास। उसने प्रिया प्रसाद आश्रय के बोर्ड को बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में शक और उम्मीद की मिली जुली चमक थी। रामप्रसाद बाबू को देखकर वह झिझकते हुए बोला, जी बाबा, क्या यहाँ किसी भटके हुए को जगह मिलती है? रामप्रसाद बाबू ने सब्जियों की टोकरी नीचे रखी और मुस्कुराए, हाँ, बस तुम्हें ईमानदारी से जीना होगा। उस आदमी ने पलकें झपकाईं। रामप्रसाद बाबू ने आगे बढ़कर गेट खोला, अंदर आ जाओ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह आदमी हिचकिचाया और फिर जैसे किसी सच्ची नजर ने उसे खींच लिया हो, वह अंदर आ गया। बस कुछ कदम, लेकिन उसके जैसे कई लोगों के लिए जिन्हें हमेशा भगाया गया था, शक की नजर से देखा गया था। यह एक पूरा सफर था। रामप्रसाद बाबू ने उसका हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले गए। एक कटोरी खिचड़ी खाओ, फिर आराम करो। जब थकान उतर जाए तब सोचना। उस आदमी ने सिर झुकाया। उसके मुंह से जी की आवाज रूंधी हुई निकली। प्रिया ने आंगन में एक कुर्सी खींची, हाथ हिलाते हुए, अंकल आइए, खाइए, मेरे नाना जी दुनिया की सबसे अच्छी खिचड़ी बनाते हैं। वह आदमी टेढ़ी मेढ़ी हौसी हौसा शर्मा भी रहा था और शुक्रगुजार भी। रामप्रसाद बाबू कुर्सी पर बैठ गए। भाप निकलती खिचड़ी का कटोरा उठाते हुए दोपहर की धूप पेड़ों से छनकर उनके सफेद बालों को चांदी जैसा बना रही थी, लेकिन उनके कठोर चेहरे को भी रोशन कर रही थी। एक ऐसे इंसान का चेहरा जिसने सारे दुख झेले थे और अब शांत और संतुष्ट था। उनके दिल में अब कोई अंधेरा कोना नहीं था, बस शांति और एक खामोश विश्वास था। जब तक एक भी इंसान को रुकने की जगह चाहिए, प्रिया प्रसाद आश्रय की रोशनी जलती रहेगी। किसी शानदार बोर्ड की जरूरत नहीं, किसी ढोल नगाड़े या प्रशंसा पत्र की जरूरत नहीं। बस हर सुबह कोई रामप्रसाद बाबा बुलाए, रसोई में खिचड़ी उबलने की आवाज आए और सुबह की धूप में एक गर्म मुस्कान चमके। बस इतना ही काफी था। एक ऐसी जिंदगी के लिए जो कभी भुला दी गई थी और
अब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब ढूंढ लिया था, एक घर को बनाए रखना ताकि दूसरों को लौटने के लिए एक जगह मिल सके। जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा दयालु काम भी किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है। राम प्रसाद बाबू की कहानी एक गुमनाम बेघर से, जो जिंदगी के टुकड़े बीनता था, अपना नाम फिर से लिखने, एक असली घर पाने और न जाने कितनी भटकी हुई जिंदगियों के लिए उम्मीद की लौ जलाने वाले बनने तक हमें याद दिलाती है कि दया और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। हर इंसान एक मौका पाने का हकदार है, उठकर खड़े होने और ईमानदारी से जीने का। एक साझा नज़र किसी के खो जाने पर बढ़ाया गया। एक हाथ शायद सबसे सादी चीज हो, लेकिन इस भीड़ भरी जिंदगी में यह सबसे कीमती तोहफा भी है। इस गर्मजोशी भरी कहानी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद हम सब अच्छाई में और ज्यादा यकीन करेंगे, सच्चे रिश्तों की कद्र करेंगे और हमेशा अपने दिल में उम्मीद के अंकुरित होने के लिए एक रोशन कोना रखेंगे। आप हमेशा शांत और खुश रहें और हाँ, दयालु बने, क्योंकि क्या पता आप किसी के लिए सर्दियों में गर्मी देने वाली आग हों। आप सब कहाँ से यह वीडियो देख पता एक्सेप्ट कहाँ से रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी को सभी के साथ बांटने की कोशिश करेंगे।